तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर रहे थे यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट। तो 2025 के टेस्ट में ये टेस्ट नंबर 17 है। ठीक है। और इसमें एक पार्ट हो चुका है जो कि 33 क्वेश्चन तक किए थे और आज इसके आगे करने वाले हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 34 से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। भारत में निर्वाचनों में एक मिनट भारत में निर्वाचनों में स्टार प्रचारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टार प्रचारक का नाम सुना होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के पास किसी दल के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने का अधिकार है। दूसरा है, संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से 5 दिनों के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है कि निर्वाचन आयोग के पास यह निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है कि स्टार प्रचारक कौन होगा। तो पहला तो कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से 5 दिनों के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी की समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। तो दूसरा भी कथन इसमें गलत कर देंगे। ठीक है, दूसरा भी कथन इसमें से गलत हो जाएगा। देखिए, अधिसूचना की तिथि से 7 दिन से बढ़ाकर 10 दिन तक कर दी गई है। इसमें जिन राजनीतिक दलों के ने अपने पहले स्टार से ही प्रचारकों की सूची प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अब पुनः संशोधित सूची प्रस्तुत करना होगा। तो कितना हो गया है? पहले 7 था, अब हो गया है 10 दिन का। 5 दिन का नहीं होता है। तो दोनों ही कथन गलत है इसमें से। तो ऑप्शन लगाएंगे इसमें डी हो जाएगा कि दोनों के दोनों ही कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आता है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अधिनियम केवल वन भूमि धारित करने एवं उस पर रहने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता है। दूसरा है, इस अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या समुदायों द्वारा ही किया जा सकता है। और तीसरा है, ग्राम पंचायत को वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन दिया हुआ नीचे, कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। कह रहा है, यह अधिनियम केवल वन भूमि धारित करने एवं उस पर रहने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता है। पहला कथन गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए, यह मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत निवासियों को भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है, और जनजातियों या वनवासियों द्वारा जो खेती की जाने वाली भूमि होती है वह 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 हेक्टेयर से। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या समुदायों द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इस पर दावा किसी ऐसे जनजाति समुदाय के सदस्य या जनजाति समुदाय द्वारा किया जा सकता है जो 13 दिसंबर 2005, कब से? 13/12/2005 का 2005 तक का से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों यानी कि 75 वर्ष से मुख्य रूप से अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन भूमि पर निर्भर हैं। तो इसमें क्या है कि दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या कहता है? कह रहा है कि ग्राम पंचायत को वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु प्राधिकार प्राप्त है। तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा, ये अधिकार प्राप्त नहीं है इसमें। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो कौन सा कथन सही है? कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे अब। भारत में मताधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है? सशस्त्र बलों के सदस्य, भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति, अनिवासी भारतीय NRI। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, या तो ऑप्शन बी है 1 और 2,
ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद कार्यरत व्यक्ति, ये कथन सही हो जाएगा। तो 2 सही है, तो ये पहला हटा देंगे, ठीक है। और ये कि अनिवासी भारतीय एनआरआई, तो ये हटा देंगे। तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, तो 3 यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया 3 वाला। ऑप्शन बचा बी कि 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? इसमें पहला भी सही हो जाएगा, बलों के सदस्य हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे बी, 1 और 2 सही है। और क्वेश्चन नंबर जो है कि तीसरा वाला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैधानिक जमानत जमानत का एक अधिकार है। यह तब दी जाती है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है। दूसरा है, नियमित जमानत हिरासत में रह रहे एक आरोपी व्यक्ति को दी जाती है और यह सामान्यतः जमानतदार श्योरिटी या व्यक्तिगत बांड के आधार पर दी जाती है। कौन सा सही होगा? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। वैधानिक जमानत जमानत का एक अधिकार है। जब यह तब दी जाती है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है, ये सही है। और दूसरा है कि नियमित जमानत हिरासत में रह रहे एक आरोपी व्यक्ति को दी जाती है और यह सामान्यतः जमानतदार यानी सियोरिटी या व्यक्तिगत बांड के आधार पर दी जाती है, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। दोनों कथन सही है, ठीक है, दोनों के दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे वर्ष 2000 में एम.एन. वेंकट चलैया के अधीन 13वीं लोकसभा के दौरान एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। दूसरा है, आयोग ने संविधान में सुधार का सुझाव देते हुए भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना को पुनः परिभाषित एवं पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसे वर्ष 2000 में एम.एन. वेंकट चलैया के अधीन 13वीं लोकसभा के दौरान एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग जो कि NCRWC की स्थापना 2000 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और ये 11 सदस्यीय आयोग अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है कि वेंकट चलैया, इस आयोग के 2002 में सौंपी गई थी, ठीक है, 2002 में सौंपा गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है क्या इसमें? दूसरा कह रहा है कि आयोग ने संविधान में सुधार का सुझाव देते हुए भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना को पुनः परिभाषित एवं पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, दूसरा कथन। तो दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें इस दस्तावेज शामिल तो किया गया था, सिफारिश भी किया जा रहा था, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में से कड़ी आलोचना भी की गई थी, लेकिन ये इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। तो दोनों के दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। दोनों के दोनों ही कथन गलत है। 38 का ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी डी है उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। राजभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधनों में से किसके तहत 8वीं अनुसूची में कोई नई भाषाएं शामिल नहीं की गई हैं? 21वां, 42वां, 71वां, 92। देखिए ध्यान दीजिएगा, शुरू किया गया था 21 में, एक किया गया था 71 में। इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 2 और 7 2 9, कुल मिलाकर 3 बार संशोधन हुआ था। एक बार 21, एक बार 71। 21 71 को याद रखें, इन दोनों को जोड़ देंगे 92 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 42वां नहीं होगा इसमें, ठीक है, 42वां नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ठीक है। 21वां, 71वां, 92। कोई दिक्कत आगे? देखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ था, तो इसमें क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा जोड़ा गया था, सिंधी, ठीक है। वही जब 71वां हुआ था तो इसको याद रखिएगा,
एन एम के से क्या हो जाएगा, न से नेपाली, एन से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और वही 92 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तो उसमें जोड़ा गया था क्या, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। कुल मिलाकर टोटल 22 भाषा हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, चीरल बोस तरल अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भौतिक विज्ञानी द्वारा खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी गति को समकालिक सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। दूसरा कथन क्या है कि इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पूर्वानुमेय पैटर्न में जम सकते हैं। कौन सा सही होगा, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए। कह रहा है कि चीरल बोस तरल अवस्था के संदर्भ में। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। चलिए देखिए, कह रहा है यह भौतिक विज्ञानी द्वारा खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी गति को समकालिक यानी सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं, तो ये सही है। वही दूसरा है कि इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पूर्वानुमेय पैटर्न में जम सकते हैं, तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर आप लोग का आंसर सही भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किसी कार्यक्रम योजना का परीक्षण एवं मूल्यांकन है तथा इसमें वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना की जाती है। और दूसरा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि मनरेगा सांविधिक आवश्यकता के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला कानून था। कौन सा कथन सही होगा, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किसी कार्यक्रम योजना का परीक्षण एवं मूल्यांकन है तथा इसमें वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना की जाती है, सही है। दूसरा कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय मतलब ये मनरेगा जो है सांविधिक आवश्यकता के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला कानून था, तो ये भी सही है। कुल मिलाकर दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 42 नंबर। ई सरकार विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, यूएन आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग, विश्व आर्थिक मंच, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 42 नंबर। तो ये वही हो जाएगा, UNDESA। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक और कार्य विभाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, लाइव वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उन्नत आईटी अवसंरचना द्वारा समर्थित जटिल रूप से जुड़े हुए नेटवर्क पर काम करेगा। और दूसरा है, इसका उपयोग आपातकालीन घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेन देन के लिए किया जा सकता है। यह देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के लगभग शून्य डाउन टाइम को सुनिश्चित कर सकता है। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43।
देखिए ये कह रहा है पहला कि यह उन्नत आईटी अवसंरचना द्वारा समर्थित जटिल रूप से जुड़े हुए नेटवर्क पर काम करेगा। पहला कथन गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि देखिए यह प्रणाली जो है न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संचालित होगी और इसे केवल आवश्यकता के आधार पर सक्रिय किया जाएगा, मतलब एक्टिव किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका उपयोग आपातकालीन घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेन-देन के लिए किया जा सकता है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि यह देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के लगभग शून्य डाउन टाइम को सुनिश्चित कर सकता है, तो तीसरा भी कथन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है? तो क्या लगाएँगे इसमें? ओनली 2 लगा देंगे, मतलब ओनली बी हो जाएगा ऑप्शन ओनली 2। ठीक है? 2 कथन सही हुए ना? चलिए 44 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में फिश किल नामक घटना के कारण दक्षिण पूर्व टेक्सास के कई समुद्र तटों पर हजारों मरी हुई मछलियां बहकर बाहर आ गई थी। निम्नलिखित में से कौन से इस घटना के संभावित कारण हो सकते हैं? घुलित ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शांत समुद्र, मेघाच्छादित मौसम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, बताइए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या तो तीनों कथन। चलिए 44 नंबर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 44। तो घुलित ऑक्सीजन का निम्न स्तर हो जाएगा, शांत समुद्र भी हो जाएगा, मेघाच्छित मौसम भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। तीनों के तीनों ही कथन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तंबाकू की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। दूसरा है यह जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है। तीसरा है क्यूरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक विशिष्ट प्रकार के तंबाकू की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, तीनों सही, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 तंबाकू की खेती के संदर्भ में है। पहला कथन कह रहा है कि इसे उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, जो कि पहला कथन बिल्कुल सही है। वही दूसरा है कि यह जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि क्यूरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक विशिष्ट प्रकार के तंबाकू की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। सभी कथन सही हैं, सभी तीनों कथन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संसद में इसका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, और दूसरा है सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने के बाद वह किसी भी पद को धारण करने के लिए अहर नहीं रहता है। कौन सा सही है? सीएजी के बारे में है। केवल 1, केवल 2, सभी दोनों, मतलब दोनों कथन सही है, या तो दोनों कथन गलत। क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है संसद में इसका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री करता है। देखिए सीएजी को संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश द्वारा हटाया जाता है। और नियुक्त कौन करता है? वही करते हैं, राष्ट्रपति ही। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने के बाद वह किसी भी पद को धारण करने के लिए अहर नहीं रहता, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, क्योंकि देखिए अब वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर रखने वाला, योग्यता रखने वाला व्यक्ति है अगर, अब कौन सा काम उसको देंगे? छोटा मोटा कोई काम देंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोकसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं या नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार 2014 में किया गया था। वही दूसरा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स यानी वीवीपैट का प्रयोग किया गया। और तीसरा है भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के आम चुनाव में किया गया था। कौन सा सही है? केवल 3, या तो 1 और 2, या तो केवल 1, या तो 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 47।
तो देखिए नोटा का प्रयोग 2014 में किया गया था। ठीक है। दूसरा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ये वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। और तीसरा है कि यह पहली बार 1982 में ईवीएम केरल में किया गया था, तो ये भी सही है। यानी अगर सभी कथन सही है, ऑल करेक्ट है अगर, तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित देशों में से कौन सा ईस्ट इंडिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ग्रेट लेक्स क्षेत्र का निर्माण करता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, रवांडा, केन्या। कौन सा सही होगा? 1 2 3, 2 और 3, 3 और 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करेंगे। कह रहा है ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये ग्रेट लेक्स क्षेत्र, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी यह पूर्वी अफ्रीका का एक क्षेत्र है। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। और इसकी तटीय रेखा जो है लाल सागर, अदन सागर की खाड़ी से मिलती है। ठीक है। और इस प्रभावित क्षेत्र नदी वाले जो है कि ब्लू नील है, वाइट नील है और दावा नील है। इस क्षेत्र में मौजूदा जो झीलें हैं वो लेक टाना और कौन से हैं? एक लेक टाना है और एक है आपका तुर्काना। ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो ये अफ्रीका ग्रेट लेक्स के क्षेत्र का पूछा हुआ है, इसको इनमें से किन्ने हटा दीजिए। यानी 4 यहाँ से हट जाएगा, 4 यहाँ से हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 2 3 हो जाएगा। रवांडा, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा हुआ था, इसका मतलब आप जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और जो सोमालिया नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर ग्रेट लेक्स पूछा हुआ, अफ्रीका एंड ग्रेट लेक्स पूछा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश थे, तो उसमें से 4 देश ऐसे थे जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा है, जो मिलकर क्या बना हुआ है? अफ्रीका की महान झील के निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। भारत में गर्भ समापन संबंध कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम MTPA 1971 में किए गए हालिया संशोधन ने भ्रूण में गंभीर असामान्यताओं की स्थिति में 20 सप्ताह तक गर्भ समाप्त कराए जाने को वैध बना दिया है। और दूसरा है, भारत में वैवाहिक बलात्कार को गर्भ समापन की शर्तों में से एक माना जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 49 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है और ये 2021 का हो गया है। ठीक है, 2021 में। तो पहला कथन तो इसमें गलत हो जाएगा। वही दूसरा है कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को गर्भ समापन की शर्तों में से एक माना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा वाला कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो कि देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक यौन हिंसा से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए 24 सप्ताह तक की गर्भ समापन के लिए वैवाहिक बलात्कार की स्थिति में रूप मान्यता प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अभी बहुत सारी महिलाओं को ये भी नहीं पता होगा कि वैवाहिक बलात्कार होता भी क्या है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में मूल रूप से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। और दूसरा है कि उसकी अर्हता और कार्यकाल संविधान में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। तीसरा है, इस पद को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं?
देखिए ऐसे कहने से नहीं, आप अपने बात और विचार को जब वीडियो ऑफ होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50। संविधान में मूल रूप से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, सही है। और दूसरा है कि उसकी अर्हता और कार्यकाल संविधान में निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इस पद को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है और यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। किसके अंतर्गत है? यह है केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा, यानी कि 2 कथन सही, 1 कथन गलत है। तो इसमें कितने कथन सही हुए हैं? 2 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दिख रहा होगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी की परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम से कम 50% प्रभावित परिवारों की सहमति की आवश्यकता होती है। और वही दूसरा और तीसरा देखेंगे। दूसरा है कि अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रवाह का आकलन अध्ययन करना अनिवार्य है। और तीसरा है, राज्य सरकारें राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम में संशोधन कर सकती है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी तीन है तो कोई नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका है 51। देखेंगे, इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु कम से कम 50% प्रभावित परिवारों की सहमति की आवश्यकता होती है। क्या सही है? 50 नहीं है, बल्कि ये 80 हो गया है, 80 है, ठीक है, 80 होगा। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है, अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में ये सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रवाह आकलन अध्ययन करना अनिवार्य है। अनिवार्य होगा यह, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए ये धारा 40 के तहत वर्णित आवश्यकताओं प्रावधानों को लागू करने हेतु भूमि ये अधिग्रहण प्रस्तावित होती है और उन मामलों में उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन करने से छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, अनिवार्य नहीं होता है। और तीसरा देखेंगे इसमें, तीसरा कह रहा है कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद इस अधिनियम में संशोधन कर सकती है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 2 कथन गलत हो गया है, 1 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा, ओनली 1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, सीएजी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी और उसके ब्रिटिश समकक्ष के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय सीएजी व्यय के बाद खातों की लेखा परीक्षा करता है, किंतु ब्रिटेन में सीएजी की स्वीकृति के बिना धन नहीं निकाला जा सकता है। और दूसरा है, भारत में सीएजी के संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में सीएजी हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य होता है। कितने सही होंगे? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए देखिए, सीएजी के संदर्भ में है, कह रहा है भारत और ब्रिटिश समकक्ष के बीच में अंतर क्या होगा। भारतीय सीएजी व्यय के बाद खातों की लेखा परीक्षा करता है, किंतु ब्रिटेन में सीएजी की स्वीकृति के बिना धन नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे स्वीकृति चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा कुछ है नहीं, इसका लिए यहाँ पर लेखा जोखा करता है। दूसरा कह रहा है, भारत में सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में सीएजी जो होता है संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स का एक सदस्य होता है, तो ये सही हो जाएगा। यानी दोनों ही कथन सही है, तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। चलिए आगे बढ़े। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है तथा इन्हें राज्य सरकार की मशीनरी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा है, इन्हें राज्य सूची के विषयों के लिए तैयार किया जाता है ताकि राज्यों को उन क्षेत्रों को
प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि इन्हें राज्य सूची के विषयों के लिए तैयार किया जाता है ताकि राज्यों को उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला कथन, दूसरा ही कथन गलत हो गया इसमें। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं जो मुख्यतः संघ सूची के विषयों में से तैयार की जाती है, और पहला भी कथन गलत है। ठीक है, ये किसमें होता है? संघ सूची में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। दोनों ही कथन गलत है, दोनों ही कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की शुरुआत और प्रयोग करना। तीसरा है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का पहली बार प्रयोग। और चौथा है कि आदर्श आचार संहिता को अपनाना। अच्छा, इसमें बताना क्या है? सही सुमेलित करना है कब सबसे पहले क्या आया था। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए। 1 4 2 3, 4 2 1 3, 4 1 2 3 या 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 54। चलिए बताइए। वीवीपैट का उपयोग कब किया गया था? सबसे पहले 2013 में हुआ था ना सर्वप्रथम। कहाँ पर? नागालैंड में। चलिए अच्छा, 2013 यहाँ लिख देते हैं। इकसठवें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में हुआ था ना ये। 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और आदर्श आचार संहिता का 1960 का हो गया। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 4 से शुरू होना है, 4 से। और ईवीएम का शुरुआत कब हुआ था? ये 1982 में हुआ था ना। कहाँ पे? केरल में। तो कुल मिलाकर देखेंगे अगर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1960 का होगा, फिर 1988, 4 1, और 1982, फिर 2013। 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 पूरा डेट देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। तो देखेंगे इसमें 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। 4 1 2 3 मैंने डेट लिखा हुआ था, इसके पहले जाकर वीडियो को स्किप कर थोड़ा दे सकते हैं रोक कर। 55 नंबर देखेंगे। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कितनी सिफारिशें नहीं की गई हैं? अनुच्छेद 31 बी द्वारा प्रदत्त न्यायिक समीक्षा से संरक्षण के दायरे में वृद्धि करना। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक नए नीति निर्देशक तत्व को जोड़ना। तीसरा है निर्वाचन में मतदान करने से संबंधित एक नए मूल्य कर्तव्य को जोड़ना। और चौथा है राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए निवास स्थान की अनिवार्यता को समाप्त करना। कितने सही होंगे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार? 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55। बताना इसमें कितने कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा हुआ है।
तो देखिए पहला तो कथन जो ये है कि आयोग द्वारा सिफारिश नहीं किया गया था, और ये दूसरा वाला है कि जनसंख्या का जो है जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये किया गया था सिफारिश। और तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या क्या कर रहा है, निर्वाचन में मतदान करने से संबंधित एक नए मूल कर्तव्य को जोड़ना। क्या ऐसा किया गया? यह आयोग की सिफारिश द्वारा सिफारिश की गई थी, तो यह किया गया था। राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए निवास स्थान की अनिवार्यता को समाप्त करना, तो ये नहीं किया गया था। यानी कुल मिलाकर क्या पूछा हुआ, कितने नहीं किए गए थे सिफारिश? तो 2 नहीं किए गए थे, जो कि पहला और चौथा दिख रहा है आपको। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे इसमें? देखते हैं 2 किसमें है। ऑप्शन नंबर बी में है ओनली 2। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। सूचना का अधिकार निम्नलिखित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आवेदन केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और दूसरा है, आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हुआ हो सकता है, और तीसरा है, सामान्य प्रक्रिया में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान करनी होती है। और बताना भी है यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 है तो तीनों। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए, आवेदन केवल अंग्रेजी और हिंदी में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या सही है? देखिए, आवेदन अंग्रेजी, हिंदी अथवा उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में किया जा सकता है। पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है, आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हुआ हो सकता है, तो ये सही है। तीसरा है, सामान्य प्रक्रिया में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान करनी होती है। 90 दिनों के भीतर होता है? 30 दिनों के भीतर होता है, 30 दिन के भीतर। तो पहला और तीसरा गलत है, कुल मिलाकर देखेंगे। दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3, क्योंकि गलत पूछा हुआ है इसमें। ठीक है? गलत पर जरूर ध्यान दिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, भारत में एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए NAAC द्वारा प्रत्यायन अनिवार्य है। और तीसरा है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा कर रहा है, वर्तमान में केवल वही संस्था जो कम से कम 6 वर्ष पुराने हैं या जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैचों ने स्नातक किया है, प्रत्यायन के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितने सही होंगे? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, ये तो तीनों कथन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है, भारत में शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए NAAC द्वारा प्रत्यायन अनिवार्य है। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, ये अनिवार्य नहीं है। और तीसरा तीसरा देखेंगे, कह रहा है, वर्तमान में केवल वही संस्था है जो कम से कम 6 वर्ष पुराने या जहां से छात्रों के कम से कम 2 बैचों के स्नातक किया हुआ है, प्रत्यायन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे, 1 और 3। ठीक है? 1 और 3 सही होगा इसमें से। देखिए तीसरा वाला कथन भी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने वाले गैर सरकारी संगठन NGO प्राप्त अंशदान के 50% से अधिक भाग का प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है, लोक सेवकों के लिए भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने पर प्रतिबंध है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने वाले गैर सरकारी संगठन NGO प्राप्त अंशदान के 50% से अधिक भाग का प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इनके द्वारा अंशदान के 20% 2022 में संशोधित किया गया था। 20% से अधिक भाग का
प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहला कथन गलत है। और दूसरा है कि लोक सेवकों के लिए भारत में विदेशी अंशदान ग्रहण करने पर प्रतिबंध है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे इसमें, कितना सही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है। उपभोक्ता के हितों के बेहतर संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राप्त है? सूचना का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, या तो 2 और 4, या तो 1 और 3, या तो 2 और 3। चलिए बताइए। तो देखेंगे ये है सूचना का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे इसमें, सभी करेक्ट हैं। ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीएससी के बारे में थोड़ा जानिए। यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। और दूसरा है संविधान में अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में कदाचार शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करिए, उसके बाद आज के लिए छुट्टी। तो देखिए संविधान के प्रावधानों के तहत इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। और यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। पहला कथन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान में अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में कदाचार शब्द का परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें, दूसरा कथन इसमें गलत होगा। देखिए इस संदर्भ में कदाचार शब्द को परिभाषित करते हुए संविधान में वर्णित किया गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंध होने का इच्छुक होते हैं तब। ठीक है। और साथ ही देखिए कदाचार का दोषी होगा यदि वह किसी निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार से लाभ प्राप्त यानी लाभ ले रहा हो। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसका और क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो ये है टेस्ट नंबर 17। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।